हेलो बच्चों, पिछली क्लास से मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन करवा दी थी। डायपोल के एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था मैंने। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब सुनेगा सर। हाँ जी, आपने पढ़ा था E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, करेक्ट। अब क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में वेरी करता है और उसके लिए फॉर्मूला इक्वेशन दिया गया E इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। कहा गया कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन फॉर अ चार्ज Q नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 नैनो कूलम विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 मीटर टू x इक्वल्स टू 2 मीटर। पूरा क्वेश्चन सुनिएगा सर। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में वेरिएबल है, वेरी करती है। एक चार्ज Q नॉट है माइनस 2 नैनो कूलम, उसे x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2 मीटर तक ले जाने में कुल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे E इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। हम यहां लिखेंगे माइनस dV बाई dx, यस सर। और आगे लिखा गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अगर लिखते हो dV तो लिखोगे 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और साथ में dx। क्या किया बेटा, एक तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, dx को उधर ले लिया। अब आइए हम दोनों साइड को करते हैं इंटीग्रेशन, तो लिखा गया 6x स्क्वायर ऑफ dx। सर 2 बाहर निकाल दिया, x ऑफ dx, यहां लिखा गया 2 ऑफ dx। लिमिट सर लगा दिया गया 1 से 2, यस सर, क्योंकि आप 1 से 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। सर यहां देखिएगा ध्यान से, दिस इज 1 से 2, तो ये लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद लिखा गया v2 माइनस v1 इधर आया, क्योंकि dv का v हो गया एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो लिखा गया 6x क्यूब बाई 3। सर यहां लिखा गया 2x स्क्वायर बाई 2 और यहां लिखा गया 2 इंटू एक्स, लिमिट 1 से 2, यस सर। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 2dx का हो गया x। बेटा यहां लिखा गया v2 माइनस v1। सर यहां लिखा गया 2x क्यूब, यहां लिखा गया माइनस एक्स स्क्वायर और यहां लिखा गया प्लस 2x, लिमिट 1 से 2। अब लिखा गया v2 माइनस v1, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। ये देखिए सर लिखा गया 2 माइनस 1 और प्लस 2 जी, 2 माइनस 1 प्लस 2। सर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा जाएगा v2 माइनस v1 जी। देखो 8 माइनस 2, 8 इंटू 2 16, माइनस 4 प्लस 4 और यहां लिखा गया। सर इसको सॉल्व करेंगे बचेगा 3 वोल्ट। ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो टोटल सॉल्व करके निकला 13 वोल्ट। क्या निकला आपका 13 वोल्ट। देख लो सर, 2 का क्यूब 8 इंटू 2 कितना होगा 16, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 प्लस 2 4 माइनस 1 कितना गया 3, टोटल निकल गया 13 वोल्ट। अब हमें निकालना है वर्क डन 1 2, 1 से 2 पे जाओगे, क्या लिखोगे v2 माइनस v1 और साथ में Q नॉट। क्या आपने v2 माइनस v1 निकाला है सर, यस 13 वोल्ट और ये चार्ज है 2 नैनो कूलम, वो भी नेगेटिव। सॉल्व किया गया, लिखा गया माइनस 26 इंटू 10 माइनस 9 जूल, दैट्स योर आंसर। इसका मतलब हम इसका इस्तेमाल डिफरेंशिएशन के लिए भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन के लिए। सर अगर v गिवन है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में वेरी कर रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इंटीग्रेट करेंगे, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन निकल जाएगा, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन और है जी, समझिएगा। क्वेश्चन ये है, कुछ इस तरह से बनाया गया, ये देखिए सर यहां लिखा गया A, यहां पे B, यहां पे C, यहां लिखा गया 8 वोल्ट, यहां लिखा गया 6 वोल्ट, यहां लिखा गया 4 वोल्ट, यहां लिखा गया 2 वोल्ट, 8 6 4 एंड 2। क्वेश्चन ये पूछा गया पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C में
सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कहां पे होगा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी सर। सिंपल, हमें पढ़ाया गया था E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई कितना बोलो, डेल्टा एक्स, राइट। अगर ध्यान से देखो तो जो डेल्टा वी है वो हर जगह सेम है, खासकर माइनस डेल्टा वी। देख लो सर, 6 माइनस 8 माइनस 2 वोल्ट, 4 माइनस 6 माइनस 2 वोल्ट एंड 2 माइनस 4 माइनस 2 वोल्ट। तो देखा आपने सर, ये वैल्यू हर जगह सेम हो गई। मतलब अगर ये वैल्यू सेम हो गई तो फिर तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स, स्पेसिंग। यहां देखिए, यहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच की स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, यहां पे उससे कम है, यहां पे सबसे कम है। मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स फॉर सी लेस देन डेल्टा एक्स फॉर बी लेस देन डेल्टा एक्स फॉर ए। ध्यान से देखो, हर जगह माइनस डेल्टा वी की वैल्यू सेम हो गई, तो ये वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट हो गई। क्या बचा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स, स्पेसिंग। सर यहां स्पेसिंग ज्यादा है, यहां उससे कम, यहां पे क्या हो गया, सबसे कम। अगर स्पेसिंग सबसे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। मतलब सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मिनिमम होगी, राइट। ये भी था सर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब बारी आई सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम, टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। और बोला गया यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। चलिए हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज कितना बोलो, Q2 है। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट है, राइट है। लो भैया जी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, आउटसाइड। चलो मान लो अगर Q1 को रेस्ट में कर दिया जाए और Q2 को Q1 के पास लाया जाए, मान लो Q1 रेस्ट में है और Q2 वाला Q1 के पास जा रहा है, तो नेचुरल है Q2 वाला Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है। अगेंस्ट मूव करने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वाइस वर्सा। चलिए अगर आपने Q2 रेस्ट में कर दिया और Q1 वाला उसके पास जा रहा है, मतलब Q1 Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर मूव करेगा तो मूव करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भाई, Q2 के, क्योंकि वह रेस्ट में है। जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट। इसका मतलब क्या है, हम एक को रेस्ट करके दूसरे को उसकी फील्ड के अगेंस्ट ले आएंगे, जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जिसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था U equals to 1/4 pi epsilon naught, this is Q1 into Q2 by R. Yes sir, U equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R, right। ध्यान रखना यहां चार्ज जैसा हो वैसा लेना, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमेशा पेयर ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन की जाती है। फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R। इस पर डिपेंड्स, सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सर कैसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है, ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है भाई, एक बार सुनिएगा सर। लिखा गया यहां पे चार्ज रखे गए प्लस क्यू, सर यहां पे लिखा गया प्लस क्यू, सर यहां लिखा गया प्लस क्यू, सर यहां भी लिखा गया प्लस क्यू, लिखा गया ए बी सी एंड डी, एक्स 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 और एक्स। We have 4 charges which are placed at the 4 corners of a square of side x meter each. Calculate electrostatic potential energy of system. 1 मिनट सॉल्व करने से पहले ध्यान से देख लो बेटा, अगर ये x है ये x है तो जो हाइपोटेनियस होगा x√2, लाइक दिस। आपने a माना है, c और d, तो ये निकला x√2। आपको पढ़ाया गया था भाई क्या ऐसे दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था बेटा 1/4 pi epsilon naught, दिस इज Q1 into Q2 by R, ये फॉर्मूला था, राइट। हम इसी को फॉलो करते हैं। एनर्जी है तो स्केलर होगा भैया, अगर स्केलर होगा तो इसको स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे। ध्यान रखना पेयर ऑफ चार्जेस, तो जहां पेयर होगा वहां पर ये वाली एनर्जी होगी। आइए अगर सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, चलो भाई सबसे पहले इसके बीच में एक पेयर बना, बिल्कुल बना सर। देखो लिखा गया 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2। एक मिनट बेटा, हाँ जी इसको मिटा देते हैं, दोबारा सुनिए 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by x। यस सर, ये Q1 ये Q2 by x मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 4 कर दो। काय को 4 कर दो भाई, अरे भाई 4 पेयर बन रहे हैं एंड चारों एक जैसे हैं, तो एक को मल्टीप्लाई किया 4 कर लिया। अब सुनो
क्या ये डायगोनल वाला पेयर बनेगा? यस, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई x√2 और मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे आप? 2 कर दोगे। सर इसको हम करते हैं सॉल्व। सर लिखा गया Q² बाई 4πε0 इंटू x। यहां क्या बचेगा? 4 और यहां क्या बचेगा? 2/√2। इसको चाहो आगे भी सिंप्लीफाई कर तो सकते हो या यहीं छोड़ दो। आप यूनिट लिख देंगे जूल, क्योंकि एनर्जी है, यूनिट तो जूल होगी सर। राइट सर, ये सीबीएसई बोर्ड में एक बार आ चुका है सर। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये देखिए सर, हाँ जी सर, क्वेश्चन है ये लो भैया, एक चार्ज Q1 है एंड दूसरा चार्ज Q2 है। सर ये है +4 माइक्रोकूलम, राइट, और ये सर +2 माइक्रोकूलम है। दोनों एक दूसरे से 4 मीटर अपार्ट हैं। दोनों एक दूसरे से 4 मीटर अपार्ट हैं। चलो मैं मान लिया A एंड B। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 2 माइक्रोकूलम चार्ज इन मूविंग टुवर्ड्स Q1 बाई 2 मीटर। अगर ये Q1 वाला, ये जो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है वो 4 वाले की तरफ 2 मीटर मूव करे तो उसे कुल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यह है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आइए सॉल्यूशन में बेटा जरा ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन में जी हमने सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस r1 है तो लिखा मैंने u1। सर लिख दिया मैंने 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r1। सॉल्व करते हैं 9 इंटू 10⁻9 Q1 सर लिखा गया 2 माइक्रोकूलम, फिर क्या लिखा गया 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस क्या लिखा गया बोलो 4। ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। सर सॉल्व किया गया, लिखा गया 18 इंटू 10⁻³ जूल। यस सर, 18 इंटू 10⁻³ जूल। नाउ अब अगले स्टेप में क्या कहा गया भाई? ये स्टेप 1 था, ये देखो स्टेप 1। अब आया स्टेप 2, क्या कहा गया? ये Q1 है, यस सर, ये यहीं पे था। सुनेगा ध्यान से। बी पहले यहां पे था, 2 मीटर अंदर आ गया। अगर ये 2 मीटर अंदर आ गया तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर रह जाएगी। यस सर, अरे पहले 4 था, अगर वो 2 मीटर अंदर आ गया तो डिस्टेंस कितनी रहेगी सर? 2 मीटर रह जाएगी। अब आइए, अब जरा एनर्जी निकाल लीजिए। सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में 9 10⁻9 होगा। यस, चार्ज 4 माइक्रोकूलम, यस, चार्ज 2 माइक्रोकूलम। इस बार डिस्टेंस कितना होगा बेटा जी? 2 होगा। कैंसिल हो गया जी। सॉल्व करिए, यहां लिखा गया 36 इंटू 10⁻³ जूल। आ गया भाई, ये लो। अब हमसे क्या पूछा गया? वर्क डन। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ कोर्स द वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे U2 माइनस कितना भाई? U1। U2 सर लिखा गया 36, U1 बोलो कितना लिखा गया? 18 और 10⁻³ जूल। राइट बेटा, इसको सॉल्व करोगे पूरा लिखा गया 0.018 जूल। दैट्स योर आंसर। राइट, मतलब हमने किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया? हमने सर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। राइट, आइए एक क्वेश्चन आपको और समझा देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है भैया? सुनिएगा साहब। हाँ जी सर, हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस तरह से बड़ा सा है। चलो यहां पे 4 रखा गया +Q, सर यहां पे 4 रखा गया +Q, सर यहां पे 4 लिखा गया +Q। राइट, डिस्टेंस 2x है भैया, डिस्टेंस 2x है, डिस्टेंस 2x है, लिखा गया A B एंड C। हो गया। अब मैंने क्या किया सर, इसके अंदर एक ट्रायंगल और बना दिया। ये देखिए एक ट्रायंगल मैंने और बनाया। चलो यहां लिखा गया D, यहां लिखा गया E, यहां लिखा गया F। सर डिस्टेंस x, डिस्टेंस x, डिस्टेंस x। हो गया। क्वेश्चन ये है जो चार्जेस पहले A, B और C पर थे, अगर A वाले चार्ज को शिफ्ट करके यहां पे लाया जाए, B वाले चार्ज को शिफ्ट करके E पे लाया जाए, C वाले चार्ज को शिफ्ट करके F पे लाया जाए, बताइए कुल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? राइट, सॉल्यूशन में आते हैं सर। सबसे पहले मैंने निकाला सर पोटेंशियल एनर्जी एट ABC। यस सर, जब ये चार्जेज ABC पर थे तो सिस्टम की एनर्जी थी कितनी? आइए सर लिखते हैं। सर लिखा गया 1/4πε0 दिस इज Q1 इंटू Q2 बाई 2x। यस सर, और मल्टीप्लाई बाई 3। देखो भैया एक पेयर का दिखा लो, क्या लिखोगे? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई 2x मल्टीप्लाई बाई 3 जी। इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया UABC। अगर मैं इसको U1 मान लो तो क्या लिखोगे बोलो? 1/4πε0 जी। सर लिखा गया Q² बाई 6x। जी सर, Q² बाई 6, नो नॉट 6x। एक मिनट, हाँ जी ये निकलेगा 1/4πε0 जी सर। सर लिखा गया 3Q² बाई 2x, ये निकलेगा। राइट, अब
ये किस ट्रायंगल की बात की बच्चे? जब आपने ट्रायंगल का इस्तेमाल किया ए बी सी। अब आओ, अगर आप ट्रायंगल लेते हो ये वाला डी ई एफ, अगर चार्जेस यहां पर आ गए तो लिखा गया यू डी ई एफ, सही से लिखा गया U2। सॉल्व किया गया 1/4πε0 दिस इज Q1 इंटू Q2 बाई एक्स और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया गया 3। यस सर, एक का निकाला, दो का निकाला और 3 से क्या किया मल्टीप्लाई किया। सर इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया 1/4πε0, सर लिखा गया 3q² बाई कितना बोलो x, 3q² बाई x। ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड एज U2। अब लिखा गया वर्क डन दैट्स इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, से लिखा गया U2 माइनस U1। यस सर, फाइनल माइनस कितना भैया इनिशियल। आइए सॉल्व करोगे अगर इससे बेटा तो आप U2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखोगे बोलो? सर लिखा गया 1/4πε0 दिस इज 3q² बाई कितना बेटा बोलो x जी, और यहां लिखा गया 1/4πε0 दिस इज 3q² बाई 2x। इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा पूरा तो लिखा गया 1/4πε0 दिस इज 3q² बाई 2x, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, राइट। तो पेयर ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला आपका ये था, राइट। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैंने आपको समझाया। अब कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हैं आपके सीबीएसई पैटर्न के हैं, देख लीजिए सर, राइट। सुनिएगा सर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, राइट बेटा, उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑल ओवर डायरेक्शन में बाहर पाई गई, इन ऑल ओवर डायरेक्शंस। ये देखिए सर ऐसे इन ऑल ओवर डायरेक्शंस। अब पूरी बात सुनिएगा सर, ए पॉइंट लिया गया यहां पर ए और एक पॉइंट यहां लिया गया बी। जैसा कि आप देख सकते हो पॉइंट ए चार्ज के पास है, पॉइंट बी चार्ज से क्या है दूर है। अगर मैं लिखता हूं सर पोटेंशियल एट ए तो आप लिखोगे 1/4πε0 दिस इज Q डिवाइड बाई आर ए। अगर लिखते हो पोटेंशियल एट बी तो यू कैन राइट 1/4πε0 दिस इज चार्ज एंड पोटेंशियल एट बी या डिस्टेंस एट बी। अरे आर है तो आर ए लिख लो बेटा, या क्या लिख लो आर बी। बड़ा ध्यान से देख, यहां पे जो आर बी है सॉरी आर ए है सर वो लेस देन आर बी है। यस सर जी सर, डिस्टेंस कम है इसलिए पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा। वी ए ग्रेटर देन कितना हो गया वी बी, वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो पहला सिंबल भैया अगर लिखते हो वी ए माइनस वी बी चैंपियन कैसा आएगा पॉजिटिव, और बेटा अगर लिखते हो आप बी बी माइनस वी ए ऑफ कोर्स ये सिंबल कैसा आएगा नेगेटिव। अब आइए तीसरा पॉइंट, सर लिखा गया वर्क डन फॉर अ चार्ज माइनस क्यू डैश। आइए अगर मैं एक चार्ज माइनस क्यू डैश के लिए वर्क डन निकालना चाहें, पहला सर ए टू बी, अगर हम ए से बी लेना चाहें तो क्या लिखेंगे भैया बोलो डब्ल्यू ए बी, सर लिखेंगे वी बी माइनस वी ए और साथ में क्या लिखोगे माइनस क्यू डैश लिखोगे। यस सर, बताइए बी बी माइनस वी ए कैसा भैया नेगेटिव और चार्ज भी कैसा नेगेटिव, तो इसका कन्वेंशन कैसा आ गया पॉजिटिव। ये पूछा गया सर क्या अगर उस नेगेटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाएं तो उसका कन्वेंशन कैसा होगा पॉजिटिव, और अगर उल्टा कर दूं भाई हमें बी से ए तक ले जाना है, बी से ए तक ले जाना है, तो फिर क्या लिखोगे सर लिखोगे डब्ल्यू बी ए, यू कैन राइट वी ए माइनस वी बी और साथ में क्या लिखोगे बोलो माइनस क्यू डैश, क्योंकि चार्ज आपने नेगेटिव लिया है। मतलब जैसा चार्ज लेंगे वहां पुट कर दीजिए आप। भैया जी वी ए माइनस वी बी कैसा बोलो पॉजिटिव है और ये कैसा बोलो नेगेटिव, तो वर्क डन का साइन कैसा आ गया नेगेटिव। मतलब इस टाइम का ये जो हमारा है एनसीईआरटी का एग्जांपल है, राइट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हाँ अगर यहां चार्ज नेगेटिव कर दें तो भी लगाने का साइन आपका ऐसा है, तरीका ऐसे ही होगा, आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सीबीएसई पैटर्न में मैंने आपको यहां बात समझाई, एक दो क्वेश्चन और है वो भी देख लीजिए, सीबीएसई का ही है सर, राइट। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो सर, हमारे पास एक रिंग है जी, इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस अवे, ये सेंटर है और इसकी रेडियस पूरी तक कितनी बेटा बोलो r है। सर यहां पे बनाया गया चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज्ड, नो एक मिनट बेटा दोबारा सॉरी, दोबारा देखिए बेटा, सर हमारे पास एक रिंग है जी जिसकी रेडियस r के बराबर है, राइट। सर मैंने r/2 डिस्टेंस अवे यहां पर एक चार्ज रखा प्लस क्यू रख दिया और मैंने कहा ये ले भाई एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट यहां पे बी है, एक पॉइंट यहां पे सी है और एक पॉइंट बिल्कुल यहां पे कितना बोलो डी है। लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ध्यान से देखना कुछ इस तरह से, और लिख दिया मैंने यहां पे चार्ज क्यू डैश। मैंने बोला भैया जी अगर एक चार्ज क्यू डैश को ए से बी तक ले जाएं, ए से सी तक ले जाएं और ए से डी तक ले जाएं तो कुल कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कुल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और लिखा गया बेटा जी ये है रिंग। सबसे पहले सोचने वाली बात है,
रिंग के भीतर क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है, पता बेटा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो क्या जो चार्ज आपने यहां से r/2 डिस्टेंस अंदर रखा है, क्या वो रिंग के अंदर एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा जी। वो भक्के कहां जाएगा? बाहर जाएगा। अगर भक्के बाहर जाएगा तो सारे सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या रिंग के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है? बिल्कुल होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो एम्प्टी स्पेस हो गया, यहां पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आपने जो चार्ज यहां रखा है वो टिकेगा ही नहीं, भक्के कहां जाएगा? बाहर जाएगा। और बाहर गया तो नेट चार्ज क्यों हो गया? रेडियस कितनी हो गई? r। अब आ जा बेटा, यहां से a लिख ले बेटा तू, चाहे बेटा b लिख लीजिए, चाहे c लिख लीजिए, चाहे d लिख लीजिए, चाहे सेंटर लिख लीजिए। बेटा लिखा गया o हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, चाहे d हो, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा और वो लिखा जाएगा 1/4π0 into q by r। आ गया? तो फिर तो पहला आसान हो गया बेटा। अगर आपको निकालना वर्क डन बिटवीन ए बी, क्या लिखोगे? VB माइनस VA और साथ में कितना बोला? Q डैश 0, क्योंकि B और A का पोटेंशियल कितना सेम है। सिमिलरली अगर निकालोगे वर्क डन बिटवीन AC तो लिखोगे VC माइनस VA इंटू कितना बोलो? Q डैश, कितना हो गया? 0, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? सेम है। और अगर लिखा गया वर्क डन बिटवीन AD, यस सर, तो लिखा गया VD माइनस VA, साथ में कितना बोलो? Q डैश, कितना आ गया? 0, क्योंकि पोटेंशियल कितना है? सेम है। राइट? इसका मतलब जो रिंग होता है वो इक्की पोटेंशियल होता है, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। इसलिए उसके दो पॉइंट के बीच किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन कितना होता है बालक? 0 होता है। हो गया बेटा जी? ओके सर। आइए अब हम थोड़ा एक क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर मैं टॉपिक करूंगा चेंज। ये भी CBSE बोर्ड में आ चुका और आसान है। क्वेश्चन ये है, एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1000 न्यूटन पर कूलम है और वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट के बराबर है। चार्ज का अमाउंट कितना होगा और चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन क्या है। कहा गया एक चार्ज क्यों है, उसे r डिस्टेंस अवे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1000 न्यूटन पर कूलम है एंड पोटेंशियल 10 वोल्ट के क्या है? बराबर है। बताइए सर इसका अमाउंट क्या होगा और r की वैल्यू क्या होगी? आसान है। लो भैया जी, पहला पोटेंशियल की बात कर लें, कर लो। ये लो 1/4π0। एक मिनट देखो जी, सबसे पहले मैं पढ़ाया गया था E का मतलब होता है V/D, मतलब V/R। हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बताओ भाई, यहां क्या लिखा गया? 1000, यहां क्या लिखा गया? 10, देश हो गया बेटा। अगर R निकालोगे तो 10 बाई क्या लिखोगे? 1000, सर लिखा गया 1/100, इसका मतलब R निकल गया 0.01 मीटर। लो भाई, पहला आंसर आ गया। तो दूसरा आसान है सर, ये लो सर, कैसे? 1/4π0 इंटू Q बाई कितना बेटा बोलो? R। व्हाट इज दिस? 10 वोल्ट, यस सर। व्हाट इज दिस? 9 × 10⁻⁹ चार्ज आपको चाहिए सर, और R लिखोगे 10⁻²। कैसे? यू कैन राइट 10⁻²। ले बेटा, अगर इसको ले जाओगे इधर तो लिखो, लिखा गया Q, ये मल्टीप्लाई होगा, आएगा 10⁻⁻1 -1, जी सर, और नीचे लिखा गया 9 × 10⁻9। सर सॉल्व करेंगे, लिखा गया 1/9 और इंटू 10⁻10 कूलम, दैट्स योर आंसर। तो आसान सा फंडा था, E = V/D। E गिवन है, V गिवन है, वहां से R निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का कोई सा भी ले लो, उसके साथ साथ चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। लो भाई, CBSE पैटर्न में आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना एनफ है अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं सर, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसके अंदर गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन भी आता है। राइट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। सबसे पहले आता है सर फ्लक्स, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता भाई? किसी भी क्लोज एंड चार्ज सरफेस से, किसी भी क्लोज एंड चार्ज सरफेस से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या जो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आती है, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनिए ध्यान से, सपोज कीजिए हमारे पास एक सरफेस है, राइट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और सरफेस कैसा है? क्लोज्ड है। ऑफ कोर्स लाइन ऑफ फोर्सेस चारों तरफ क्या होंगी? इन ऑल ओवर डायरेक्शन, बाहर निकलेंगी। इन ऑल ओवर डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, इन ऑल ओवर डायरेक्शंस। इमेजिन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बाहर निकली टोटल, वो कितनी बोलो? 10,000 है। लेकिन मान लो सिर्फ 4000 लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकली, सो दिस 4000 इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तभी तो बोला गया कि the number of electric lines of forces, the number of electric lines of forces are comes out from a closed and charged surface normal to surface, मतलब perpendicular to surface is called as electric flux। सरफेस से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती है हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सरफेस से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलती हैं, दैट नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
राइट, पॉजिटिव था। अब जा सुनिए बेटा अगला। सर अगर हमारा सरफेस कुछ ऐसा हो, क्लोज हो, किसी भी शेप में ले सकते हैं, क्लोज होना चाहिए, और ये नेगेटिवली चार्ज हो, तो लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे आएंगी बेटा? अंदर आएंगी। यस सर, इनवर्ड आएंगी। मान लीजिए द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो अंदर आ रही है, मान लीजिए 7000 है, मान लेते हैं, जिसमें से सिर्फ 2700 ऐसी हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रही हैं। सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट उसका नाम रखा गया नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर कम्स टुवर्ड्स द सरफेस. The number of electric lines of forces are comes towards a closed and charged surface normal to surface is called as negative electric flux. दोनों डेफिनेशन से इस बात का पता चला भाई कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना वो चार्ज पर डिपेंड करेगा। चार्ज जैसा होगा फ्लक्स वैसा होगा। चार्ज पॉजिटिव तो फ्लक्स पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो फ्लक्स नेगेटिव। तो फ्लक्स एक्चुअल में क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर कम्स आउट or comes towards the surface perpendicular to surface from a closed and charged surface is called as electric flux. यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, लेकिन इसके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर बारी आई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए सब समझते हैं सर। यस सर, अब उसको पढ़ने से पहले कुछ बातों को समझिएगा सर जी। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है, राइट जी, इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। मैंने मान लिया चलो L इंटू B एरिया हो गया बेटा। तो किसी भी सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होता है। ध्यान रखिएगा सर, इसको बोलेंगे हम एरिया वेक्टर, जिसे हम लोग नॉर्मल एरिया वेक्टर कहते हैं। नॉर्मल एरिया वेक्टर, किसी भी सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होता है। देख बेटा, n मतलब होता है नॉर्मल, कैप लगा दिया गया, इसका मॉडल्स लगा निकालोगे तो कितना होगा? 1 होगा। आइए देखिए, इसका था इस सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। अगर हम इसका मॉडुलस ले लें बच्चे, मॉडुलस, तो क्या बचेगा? a बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ n कैप तो 1 होता है, और a की वैल्यू कितनी होगी बेटो? L इंटू b हो गई, राइट। तो जानने की बात यह थी कि किसी भी सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। थोड़ी बात और समझ लिया जाए। देखिए सर, यहां देखिएगा। चलिए, मैंने क्या किया, एक स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर लिया। यस सर, दिस इज स्फीयर, जिसकी एरिया, सरफेस एरिया 4πr² के क्या है? बराबर है। ये ले बेटा, इसकी जो रेडियस है कितनी बोलो? r है। सर यहां पे मैंने इसके छोटी सी एरिया एज्यूम की, लिख दिया मैंने, कितना बोलो? dA लिख लिया। तो अगर आपको इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर शो करना है तो इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड शो करोगे लाइक दिस, dA और साथ में कितना बोलो? n कैप। दैट इज नॉर्मल एरिया वेक्टर। बेटा अगर आप इस नॉर्मल एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट करते हो फॉर होल सरफेस, और मॉडुलस लगा लो, मॉडुलस, तो बेटा ध्यान से देखोगे क्या बचेगा? dA, क्योंकि मैंने आपको समझाया था मॉडुलस ऑफ n कैप कितना होता है? 1। इंटीग्रेशन के हिसाब से dA है तो क्या बन जाएगा? x। पढ़ा गया था हमें, dx का होता है x होता है, तो dA का कितना हो गया? a। एंड व्हाट इज a? ऑफ कोर्स 4πr का स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है ध्यान के सर। इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस का या किसी भी सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा, राइट। चलिए सर, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन की सर। पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं सर, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा सर। ये देखिए, सर लिखा गया E.dA और साथ में n कैप क्लोज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज dA? सरफेस। एंड व्हाट इज दिस? तो क्लोज सरफेस। सुनिएगा सर, सर लिखा गया सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस। ध्यान रखिए, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज एंड चार्ज सरफेस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं मैथमेटिकली, सर देखिएगा ध्यान से, तो मैं कुछ ऐसे रखूंगा सर, देखिएगा ध्यान से सर। फाई लिखा जी, ई की जगह दिया मैंने ई, और डी की जगह दिया मैंने एरिया, और साथ में क्या लिखा गया? एन कैप। यस सर, जैसे हमें पढ़ाया गया था इंटीग्रेशन ऑफ y ऑफ dx है, d के साथ क्या है? x है। क्या ये x है? नहीं, तो हम उसे बाहर कर देते, लिखते हैं dx, और बेटा फिर dx पे क्या लिखते थे हम लोग? x लिखते थे। यही तो करते थे ना। ये देखो सर, एक्चुअल में d के साथ क्या है? a है,
तो क्या आप इसे इंटीग्रेट करोगे? नहीं, मैंने इसको बाहर कर दिया, डॉट की जगह पे डॉट, और सर डीए का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ए और साथ में कितना हो गया? एन कैप। मतलब जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, अगर मैं उसे इंटीग्रेट करूं तो लौट के आपका ये आएगा। अब पूरी बात समझिएगा साहब। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज एंड चार्ज सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए अब जरा इसको ब्रेक करते हैं। सर लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस जी, फिर लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस, और आगे लिखा गया कॉस थीटा। इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया ई ए कॉस थीटा। क्या लिखा गया? ई ए कॉस थीटा। सर यहां लिखा गया वेयर थीटा इज इन बिटवीन सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर। ध्यान रखना, यहां जो थीटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा, और यहां जो नॉर्मल एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही है बेटा जी, थीटा क्या होता है। अब बारी आई यूनिट की सर, यूनिट ऑफ फाई। सर लिखा गया न्यूटन पर कूलम, साथ में मीटर स्क्वायर। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, साथ में एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है और एरिया मीटर स्क्वायर। क्या बन गया सर? वोल्ट मीटर। हाँ जी, फ्लक्स स्केलर वेक्टर है, ऑफ कोर्स स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर्स का क्या बेटा? डॉट प्रोडक्ट है। सर आपके सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है, कहा गया ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट वोल्ट मीटर होती है, वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है? सिंपल। किसकी भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है। पूरा लिखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ध्यान रखिए, इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस सर, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है, और ये साथ में क्या होता है? स्केलर होता है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिखा? फाई इक्वल्स टू ई इंटू एरिया नॉर्मल एरिया वेक्टर, साथ में डॉट। राइट है। इसको ब्रेक करने पे थीटा आएगा, कॉस थीटा में जो थीटा होगा वो नॉर्मल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या होगा? एंगल होगा। ध्यान रखिएगा सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वोल्ट मीटर होती है, ये स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। राइट। चलिए सर, अब मेरी बात को सुनना बेटा तो ध्यान से। ये देखो सर, पूरा हटा देते हैं। हाँ जी, आपने पढ़ा फाई, आपने क्या लिखा बेटा? ई डॉट एरिया वेक्टर और साथ में एन कैप। ठीक है सर, अगर इसको ब्रेक करेंगे पूरा तो आप लिखने वाले सर ई ए कॉस थीटा एंड थीटा इज इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर। राइट, ये मेरा पूरी बात थी सर। ओके, अब जरा सुनिएगा बेटा, आपने पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज यूनिट। न्यूटन ऑफ कोर्स लिखा गया mlt -2, मीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स एल स्क्वायर, कूलम लिखा गया t इंटू ए, चार्ज होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा तो लिखा गया ml क्यूब, यस सर, लिखा गया t -3 और साथ में a -1, यस सर, ml 3t -3 एंड a -1। सर व्हाट इज m? मास, किलोग्राम। सर लिखा गया मीटर क्यूब, फिर लिखा गया सेकंड क्यूब और साथ में एम्पियर। दिस इज mks यूनिट, दिस इज mks यूनिट। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज mks यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, यस सर, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर, दिस इज mks यूनिट एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। राइट। चलिए सर, अब बात को समझिए सर। अब आया हम कुछ न्यूमेरिकल करवाएं ताकि हम अपने इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकें। ठीक है बेटा, आइए वेरीफाई करते हैं बेटा। कैसे करेंगे? क्वेश्चन सुनो, हमारे एनसीईआरटी का है, अनसॉल्व्ड है। कहा गया एक स्क्वायर सीट है जिसकी एरिया, चलो दे दिया मैंने, 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से लिखा गया 5000 न्यूटन पर कूलम में रखा गया जो एक्स एक्सिस की तरफ है वो भी कैसी है? यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है। एक सीट है जिसकी एरिया गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। कहा गया यहां पे सर प्लेन ऑफ सीट इज इनक्लाइंड एट, सर लिखा गया 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में कहा गया ये जो सीट है उसका प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है। सर पूछा गया फाइंड फ्लक्स, क्या लिखो गया? फाइंड फ्लक्स। आइए सर, तो सॉल्यूशन देखते हैं भैया। देखो सर, सॉल्यूशन में आइए सर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस की तरफ है, ध्यान रखिए ये मैंने शीट बना दिया, दिस इज शीट।
मान लीजिए दिस शीट है, शेड कर दिया, ये इसका प्लेन है। सर कहा गया इस शीट का जो प्लेन है ये 30 डिग्री के एंगल पे क्या भैया इंक्लाइंड है। क्या इस शीट का प्लेन सर इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। और मैंने क्या बताया था आपको सर, मैंने बताया था सर कि किसी भी, एक मिनट रुकना बेटा, यहां सर मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होता है। यानी अगर ये इसका प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड मेरा क्या होगा सर, नॉर्मल एरिया वेक्टर होगा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो अब सुनो, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आप लिखेंगे मॉडुलस ऑफ दिस, सर आप लिखेंगे मॉडुलस ऑफ दिस और यहां लिखेंगे cos 60 ना कि cos 30, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना बोलो 60 डिग्री है। आइए सॉल्व करते हैं। ये लिखा गया E इंटू ए और यह लिखा गया cos 60। जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया 5000, एरिया 2 इंटू 10⁻²। जी सर, एंड cos 60 होता 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, उड़ गया। इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया 50, यस सर, क्योंकि 10⁻² कट जाएगा बेटा। और क्या लिखा गया बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट्स योर आंसर, राइट। तो ये एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से था, जिसे पता चला हम फ्लक्स निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें, राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट। जी सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा सब सर, और ये ऐसे है, हुआ ये हमने इसके भीतर एक सिलेंडर रख दिया। लो भाई दिस इज अ सिलेंडर जो मैंने इसके भीतर रख दिया, राइट है। इस सिलेंडर की ये वाली एरिया ए बेटा, ये वाली एरिया क्या है, ए है, वैल्यू बता रहा हूं सर। और इस सिलेंडर की जो लंबाई है कितनी बोलो, एल है। पूछा गया बताइए इस सिलेंडर का नेट फ्लक्स क्या होगा। यस सर, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ सिलेंडर, हमें वो कैलकुलेट करना है। आइए सर सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सर देखिए दिस इज सिलेंडर, जी सर, मान लीजिए ये फेस 1 है और मान लीजिए ये फेस 2 है। बेटा इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, बिल्कुल होगा सर। सर इसका एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। और बेटा ध्यान से देखो सर, सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है, जी सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां पर इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ही है। हो गया। अब आइए अगर मैं इसके कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर लूं, चलो छोटा सा ले लिया, लिख दिया मैंने डी ए और साथ में एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है। ध्यान से सुनना बेटा, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। ध्यान सुनिए, मैंने कर्व सरफेस पे छोटी सी एरिया ले ली, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। सर बताएंगे इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो बेटा अगर निकालूं मैं फॉर सी एस, सी एस समझते हो, फॉर कर्व सरफेस, तो क्या लिखोगे सर, सर लिखोगे ई, फिर क्या लिखोगे डी ए, साथ में एन कैप, और लिखोगे cos 90। कितना हो गया, 0। एक्चुअली मेरे को निकालना ही नहीं चाहिए था, क्यों, अरे अंडरस्टूड है भाई, अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा तो cos 90 कितना होता है, 0, फ्लक्स कितना होगा, 0। मतलब इस सिलेंडर के कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। अब बचा 2, तो लिखा गया फाई ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले फेस 1 का आप क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ दिस, जी आप क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ दिस इंटू cos 0। वाई cos 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन जब दूसरे वाले का निकालोगे तो लिखोगे मॉडुलस ऑफ दिस, जी फिर आगे बोलिए मॉडुलस ऑफ दिस, और लिखोगे cos 180। काहे को cos 180, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पे आ गया ई ए पॉजिटिव और यहां लिखा गया ई ए माइनस। यस सर, कट के कितना आ गया बेटा, 0। यस सर, इसका मतलब इसका नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से सुनना, इस वाले का फ्लक्स कैसा निकला, पॉजिटिव, और इस वाले फ्लक्स, इसका फ्लक्स कैसा निकला, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं इसका ये वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला सरफेस कैसा, नेगेटिवली चार्ज है। कर्व सरफेस का फ्लक्स आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि कर्व सरफेस का जो नेट चार्ज है वो कितना बोलो, 0 है, क्योंकि यहां पे कोई फ्लक्स नहीं है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर देते हैं। सर क्वेश्चन ये है बेटा, ये देखिए सर, जी हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, आधा स्फेयर है, जिसकी रेडियस ये r है, और मैंने इसको क्या किया, शेड किया, राइट। सर हमारा स्फेयर ये दूसरा वाला बेटा, ये देखिए सर दिस वन, इसकी रेडियस कितनी बोलो, r है, और ऐसे इसको मैंने क्या किया, शेड किया। चले बेटा ध्यान से सुनो सर, राइट। इन दोनों फिगर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर ही है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, राइट। चल भाई ये पहला है, ये क्या बोलो, दूसरा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये जो शेड किया है मैंने सरफेस,
इस शेडेड पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस शेडेड पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। आइए सॉल्यूशन में देख लेते हैं। पहले के लिए सर सुनेगा बेटा ध्यान से, ये देखिए आपने इस हिस्से को शेड किया है बेटा, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर जा रही है। बताएंगे एंगल कितना हो गया 90, और कितना फ्लक्स कितना हो गया बेटा 0। बताया था ना cos 90 कितना होता है 0, फ्लक्स कितना हो गया 0। लेकिन अगर आप यहां पे आप आते हैं इस जगह पे, ये देखिए ध्यान से इस जगह को, सर इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, अरे बिल्कुल होगा भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। अब बोल एंगल कितना हो गया 0, इस बार फ्लक्स 0 नहीं होगा। चलिए ये पहले फिगर के लिए था, ये दूसरे फिगर के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे ई, जी सर, फिर लिखेंगे एरिया वेक्टर और लिखा गया cos 0। इसको सॉल्व करोगे लिखा गया E इंटू ए। क्या आप ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल, यूनिट सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। कुल मिला के अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उससे बेसिक फंडा ये था कि हमें अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो चैंपियन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, तभी हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जी। सर क्वेश्चन ये है, एक क्लोज सरफेस है जिसकी एरिया के बारे में लिखा गया 3i + 4j और इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। सर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, वैल्यू की गई 3i + 2j एंड +5k और आगे लिखा गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको यह निकालना है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो तरीका बताऊंगा सर, और मैं कुछ बातें समझाऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। जैसे अगर आपने ऐसे लिखा E डॉट दिस और आपने इसके लिख दिया सर 3i + 4j, राइट, डॉट लगा दिया और लिख दिया आपने 3i + 2j एंड +5k, लिख लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10⁻3। अगर आपने ऐसा किया, और आपको पता होना चाहिए कि i डॉट आई सर j डॉट जे और k डॉट के 1 होता है और बाकी सब कितना होता है 0 होता है। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा सर, i डॉट आई j डॉट जे, यस सर 3 × 3 हो गया 9, क्योंकि i डॉट आई 1 हो जाएगा, एंड 4 × 2 8 हो जाएगा, और इंटू 10 कितना आ गया 3, कितना आगे बोलो 17 × 10⁻3 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आपका ये निकला, राइट है। चलिए इस आंसर को मैं कहीं एक जगह लिख देता हूं सर, फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगा। 17 × 10⁻3 आपने ये निकाला, राइट है। अब आते हैं सर, बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं सर। चलिए सर सुनिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में दूसरा तरीका देखिए। मैंने क्या किया, मैंने मॉडुलस ऑफ ए निकाला, मॉडुलस ऑफ ए आई का स्क्वायर, आई के मल्टीपल का स्क्वायर, जे का मल्टीपल का स्क्वायर, और लास्ट में लिखा गया 10⁻²। सॉल्व किया गया 5 10⁻² मीटर स्क्वायर, कर लिया। यहां देखिए आपने लिखा ई वेक्टर, लिखा गया 3i × 10⁻5, लिखा गया 2 × 10⁻5 जे, और फिर लिखा गया 5 × 10⁻5k। सर यहां लिखा गया ई, यहां लिखा गया ex × i कैप, यहां लिखा गया ey × j कैप, यहां लिखा गया ez × k कैप, राइट है। अब सुनो, मैंने क्या किया, इस तरह से यहां पर एक्सिस को ड्रॉ किया, यहां लिखा ex, यहां पे क्या लिखा ey, एक मिनट को ऐसा करो, यहां लिख लो ex, यहां लिख लो ey, और यहां लिख लो ez। यस सर, ये x एक्सिस मान लो बेटा, ये y मान लो, ये z मान लो। अब जरा ध्यान से देखो, आपका एरिया i और j के बीच है, मतलब x और y के बीच में है, मतलब आपका एरिया ये वाला हुआ, राइट है सर। तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा लाइक दिस, लाइक दिस। बेटा पहली बात आ जा, ध्यान से देख, यहां जो एरिया वेक्टर है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सर। अगर ध्यान से देखो तो एरिया वेक्टर भी z एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला एक्सिस इस एक्सिस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो फिर तो 5x कितना हो गया 0, क्योंकि cos 90 0 होगा। चलिए दूसरा देखते हैं सर, अगर लिखा गया एरिया वेक्टर इंटू एल कैप, और अगर आप y की बात करोगे परपेंडिकुलर है, तो 5y भी कितना हो गया 0, यस सर, क्योंकि ये वाला फिर से y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और x एक्सिस के भी क्या परपेंडिकुलर है। लेकिन जब बात आई थर्ड वाले की सर, जी ध्यान से देखना,
क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? नहीं सर, दोनों के बीच का एंगल कितना बोलो? 0 डिग्री है। तो अब लिखेंगे फाई जेड। सर लिखा गया ई जेड मॉडुलस, जी सर। फिर लिखोगे ए वेक्टर एन कैप मॉडुलस और इंटू कॉस 0। सर सॉल्व किया गया, लिखा गया ई जेड इंटू एरिया। ई जेड कंपेयर कर ले बेटा, यहां देखो 5 इंटू 10⁵ आ गया, राइट है बेटा। और एरिया, एरिया बताएंगे कितना था बेटा? कहां गया सर? 5 इंटू 10⁻²। यस सर, 5 इंटू 10⁻²। सर इस पूरे को सॉल्व किया गया फाई जेड, तो निकला 25 इंटू 10⁻3। सर लिखा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या यह आंसर इस आंसर के साथ मैच करता है? नहीं। तो पहला वाला तरीका एब्सोल्यूट रॉन्ग था जी। आपने वहां पे ई डॉट ए को कर दिया, जबकि ई डॉट ए नहीं होता है, ई डॉट नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है। इसीलिए पहला तरीका एब्सोल्यूट रॉन्ग है। ये जो मेथड है, ये तरीका क्या आपका करेक्ट है, राइट है। तो ध्यान रखिए, फ्लक्स निकालते समय इस बात का ध्यान रखा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए कि बेटा हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एरिया, नॉर्मल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का आप एंगल लेंगे, राइट है। अब आया गॉस थ्योरम, जी सर। शॉर्ट फॉर्म लिखा गया जीटी, गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम भाई? कहा गया किसी भी क्लोज एंड चार्ज सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता है, ठीक है सर, the total electric flux comes out from a closed and charged surface will be equals to 1/epsilon naught times of total charge enclosed by the surface। किसी भी क्लोज एंड चार्ज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता है, इट मींस किसी भी क्लोज एंड चार्ज सरफेस से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आती हैं, क्योंकि उसी को फ्लक्स कहते हैं, वो उस सरफेस के पास जितना भी नेट चार्ज है, उस सरफेस ने अपने अंदर जितना भी नेट चार्ज एनक्लोज किए हुए है, उस चार्ज के 1/epsilon naught टाइम्स के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान सुनिए, the total electric flux comes out from a closed and charged surface will be equals to 1/epsilon naught times of net charge enclosed by the surface। yes sir। तो कहना चाहते हैं phi equals to q net by कितना बोलो? epsilon naught, जिसको लिखा गया q by epsilon naught। अभी आपने लिखा था फ्लक्स के बारे में सर, क्या बेटा? आपने कहा था E डॉट da और साथ में कितना बोलो? n कैप। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं सर ऐसे, सर E डॉट da साथ में n कैप इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जहां पे q नेट चार्ज होता है। आइए अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया जिसकी रेडियस कितनी बोलो? r है, और इसका जो नेट चार्ज है कितना बोलो? q है, मान लिया गया सर। सर मैंने क्या किया, यहां से इसकी छोटी सी एरिया ली, कितनी बेटा बोलो? da, सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ किया, सर लिखा मैंने da साथ में n कैप एरिया वेक्टर। चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आपने लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी सर? आउटसाइड। इस पॉइंट का नाम लग गया p। सर मैंने इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पॉइंट लिया p, देखा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, नॉर्मल एरिया वेक्टर भी कैसा? आउटसाइड। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। आइए हम जरा LHS लेके सॉल्व कर लेते हैं। LHS है क्या बेटा? LHS था E डॉट da साथ में n कैप, यही था LHS। आइए अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं लिखूंगा सर मॉडुलस ऑफ दिस, फिर आगे बोलिए सर, लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस और इनटू cos 0। वाई cos 0? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है भैया जी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? E इंटू da। बच्चे E बाहर निकालो। मैं क्यों बाहर निकालोगे? अरे भाई पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? y इंटू dx। आपको y बाहर निकालना पड़ता है dx, क्योंकि d के साथ अगर x है तो आप y को बाहर निकालोगे क्योंकि वो x नहीं है। सिमिलरली अगर d के साथ a है, क्या ये a है? नहीं, इसलिए बाहर निकाल। अब है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? भैया इस प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1/4π0 इंटू q बाई r का स्क्वायर। याद है मैंने इसको बताया था, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो 4π² आएगा। इस सबको काट के देखो सर, जो बचेगा वो बचेगा 1/epsilon दैट्स इक्वल्स टू RHS, दैट्स इक्वल्स टू RHS। देखा सर, मतलब हमने LHS को RHS के बराबर प्रूफ किया। दिस इज द गॉस थ्योरम। तो किसी भी क्लोज एंड चार्ज सरफेस से, किसी भी क्लोज एंड चार्ज सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता है, उस सरफेस ने अपने अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज किया हुआ है नेट चार्ज, उसके 1/epsilon टाइम्स के क्या होता है? बराबर होता है। दिस इज गॉस थ्योरम। अब एक छोटी सी बात, तब तो भैया पूरा फॉर्मूला ये बन गया। क्या बन गया?
सर लिखा गया E डॉट सर एरिया वेक्टर n कैप इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, इस क्यू को कहते हैं नेट चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? नेट चार्ज। आइए जरा यहां पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1, सर वी हैव टू सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस। ये A है, यहां क्या भैया जी? B है। ध्यान से सुनना, चार रखा गया प्लस Q1, सर लिखा गया माइनस Q2 प्लस Q3, और इसके सरफेस पे Q4 है। यहां लिखा गया माइनस Q5, यहां लिखा गया Q6। सब पूछा के बताइए फ्लक्स ऑफ A एंड फ्लक्स ऑफ B कितना होगा? यस सर, A से और B से कुल कितना फ्लक्स बाहर आएगा? सिंपल। पहला, अगर आपको फ्लक्स फ्रॉम A निकालना है, फॉर्मूला बोल बेटा, नेट चार्ज। बताइए A वाले ने अपने अंदर कुल कितने चार्ज को समेटे हुए हैं? 1 2 3, और सरफेस वाला भी लेना पड़ेगा आपको। क्या लिखेंगे बेटा? Q1, फिर लिखा गया माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट्स योर आंसर। यूनिट सर लिखा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और आपने ध्यान से देखा चार नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव भी लिया, राइट। अब आया अगर फ्लक्स एट B निकालना है, फ्रॉम B। यस सर, इस B वाले ने अपने अंदर सभी को समेटे हुए हैं, सभी में ये भी आएगा, ये भी और ये भी दोनों। तो फिर इस बार क्या लिखोगे भैया? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, यस सर, एंड प्लस Q6 डिवाइड बाई कितना बोलिए? एप्सिलॉन नॉट। यूनिट सर लिखा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो ये CBSE बोर्ड में 1 नंबर में आता है, तो इसको सॉल्व ऐसे ही किया आता है। चलिए अगला आपको समझाते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन है, सर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है दिस वन, एंड दूसरा भी स्फेरिकल शेल है दिस वन। सर इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी जो रेडियस है कितनी भाई? 2r है। हाँ जी, यहां लिख दिया गया A, यहां क्या लिखा गया? B। से यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है, यहां पे माइनस Q3, यहां पे Q4, यहां लिखा गया माइनस Q5, यहां लिखा गया Q6। और बेटा एक छोटी सी बात और है, से इसके अंदर एक कंडक्टर लिया गया CD, यस सर, जिसकी लंबाई L के बराबर है, और लिखा गया फॉर CD लैम्डा इक्वल्स टू KX, जहां पे लैम्डा दिस इज कॉल्ड एज लीनियर, और आगे लिखा गया चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सर वेयर x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू L। ये गिवन है। ये जो देख रहे हो CD, दिस इज द लीनियर चार्ज कंडक्टर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू KX गिवन है, जहां x स्टार्ट फ्रॉम 0 टू L। क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है? वही पहला फ्लक्स फ्रॉम A निकालिए एंड दूसरा फ्लक्स फ्रॉम B निकाल लिए, राइट है। तो जरा यहां मेरी बात ध्यान से समझिए, पहले हम जरा CD के बारे में बात कर लें। कर लो भाई। ले बेटा, मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट लिया dx, इस पर चार्ज कितना हो गया बोलो? dq। सॉल्व dx ही क्यों लिया? क्योंकि यहां वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? x, दैट्स व्हाई dx लिया। बेटा अगर आपको निकालना dq तो लिखेंगे लैम्डा इंटू dx। कैसे लैम्डा इंटू dx? व्हाट इज लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर लेंथ, मतलब पर मीटर का चार्ज या पर सेंटीमीटर का चार्ज। अगर ये पर मीटर का चार्ज है, 1 मीटर का चार्ज अगर लैम्डा है, तो इतने मीटर का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। चलिए सब हम लिखेंगे dq, लैम्डा लिखा गया kx, और साथ में कितना हो गया? dx। आइए अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं, k बाहर निकाल दूं, तो यहां लिखूंगा x ऑफ dx। सर लिखा गया c से d, ऑफ कोर्स 0 से l। आप ही ने कहा है 0 से कितना बेटा बोलो? l से निकल जाएगा चार्ज ऑफ CD, यस सर, k इंटीग्रेशन सर लिखा गया x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लग गया 0 से l। तो बेटा जी हमने निकाल लिया चार्ज ऑफ CD, यस सर। 2 बाहर निकालो बेटा, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, पुट x इक्वल्स टू L एंड पुट x इक्वल्स टू 0। सर इसको सॉल्व किया गया तो निकला सर KL स्क्वायर बाई 2। लो भैया जी, सबसे पहले मैंने इस कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा वो निकाला। एक बार आपको दोबारा समराइज कर देता हूं मैं। ये देखिए, हमने कंडक्टर क्या लिया बेटा? CD लिया। सर मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट लिया dx, जिसका चार्ज कितना होगा बोलो? dq। अगर dq निकाला तो लैम्डा इंटू dx को, व्हाट इज लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर मीटर का चार्ज। अगर 1 मीटर का चार्ज इतना है तो इतने का कितना होगा? मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्डा कीजिए लिख के dx, इंटीग्रेट कीजिए और आपका चार्ज निकल गया। लो भाई, हमने यहां पे चार्ज निकाल लिया, चार्ज ऑन CD से लिखा गया KL स्क्वायर बाय 2, मैंने बाहर लिख दिया। और अब मैं इतने हिस्से को मिटा दूंगा बेटा। ये देखिए, मैंने इतने हिस्से को मिटा देना है। चलिए अब आइए बात समझते हैं सबसे पहले यूज किया गया, हाँ जी, पहला फ्लक्स फ्रॉम A।
ये तो आसान है, 1 2 3 और ये 4, क्या लिखोगे बोलो? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, से यूनिट बोलो, सर लिखा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ गया। अब अगर आप निकालते हो फ्लक्स थ्रू बी तो पूरा चाल लेना पड़ेगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6 और आगे CD का भी चार्ज लिखा गया KL स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय कितना बोलो? KL स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझे बेटा? मतलब जब बी का फ्लक्स निकालोगे तो इसके चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसीलिए इसका चार्ज पहले ही निकाल लिया गया और सॉल्व कर दिया गया। समझे बेटा जी? चलो अगला समझते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा सर जी। लो भैया, क्वेश्चन ये है, दिस इज जी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस and this is z axis. Electric field along y axis is 0, electric field along z axis is 0. लेकिन electric field along x axis is varies with distance 800 into x raised to power 3/2. पूरी बात सुनना। ये क्या है बेटा? ओरिजिन। यहां पर x क्या है बेटा जी? यहां पर x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। मतलब जैसे सब आगे बढ़ोगे डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में। करेक्ट? अब सर इसमें बोला क्या गया सर? बोला ये गया बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा सर। इन्होंने यहां पर एक क्यूब रखा, दिस इज अ क्यूब, ये देखिएगा सर, ये क्यूब है सर, दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर ईच। इस क्यूब की साइड 1 मीटर है। ध्यान से सुनिए, यहां से ये जो डिस्टेंस है इस फेस का, ये भी कितना बोलो? 1 मीटर है। बोला गया बताइए इस क्यूब का नेट फ्लक्स कितना होगा, एंड दूसरा इस क्यूब पर नेट चार्ज कितना होगा। यस सर, व्हाट इज द नेट फ्लक्स कम्स आउट फ्रॉम द क्यूब एंड व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। चलो थोड़ा ध्यान से देखना। यस सर, दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा सर। ये लो, मैंने क्या किया, इस वाले फेस को फेस 1 मान लिया, इस वाले फेस को फेस 2 मान लिया, या उल्टा कर सकते हो। चलो ये मान लिया फेस 1, ये मैंने क्या मान लिया? फेस 2। यस सर, दिस इज फेस 2 एंड दिस इज फेस 1, राइट? अब जा ध्यान से सुनिएगा सर, मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं सर। ये देखिए, इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये आपका फेस 1 है, ये आपका सॉरी ये फेस 2 है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। ये आपका फेस 1 है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अपोजिट है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ जा रही है। अब अगर मैं ऊपर वाले फेस को 3 मान लूं, नीचे वाले को 4, सामने वाले को 5 और पीछे वाले को 6 मान लूं, फेस नंबर 3 अपवर्ड, एरिया वेक्टर कैसा होगा? आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इधर, एंगल कितना हो गया? 90। चलो इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना हो गया? 90। इसका एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना हो गया? 90। इसका एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना हो गया? 90। कहने मतलब ये हुआ, सुनिए, इसको मान लिया गया फेस 3 4, सामने वाला 5, पीछे वाला 6। बोला यह गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू नॉर्मल एरिया वेक्टर फॉर फेस 3 4 5 एंड 6। यस सर, 3 4 सामने वाला पीछे वाला, राइट है। इन चारों फेसेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा? परपेंडिकुलर है। तो लिखा गया 5 3, सर लिखा गया 5 4, सर लिखा गया 5 5, लिखा गया 5 6, कितना हो गया? 0। मतलब इन चारों फेसेस का फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। अब बचा फेस 1 और फेस 2। अब इतने को मैं मिटाऊंगा बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या बचा? फेस 1 और फेस 2। आइए सर देखते हैं। सबसे पहले फॉर फेस 2, मतलब दिस वन, ये देखिए दिस इज फेस 2, राइट बेटा। सर इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड है जी सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इधर ही है, तो थीटा कितना हो गया बेटा? बोलो 0। सर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ई एक्स इक्वल टू 800 इंटू एक्स टू पावर 3/2। अगर इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाला जाए, लिखा गया E2, तो लिखा गया 800 इंटू 2 रेस्ट पावर 3/2। क्यों भैया 2 रेस्ट पावर 3/2?
ये फेस नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा सर। क्या इस फेस 2 की ओरिजिन से डिस्टेंस 2 मीटर है? बिल्कुल है। 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर इसकी साइड हो गई, मिलके कितना हो गया? 2 मीटर। सर इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया 800, सर लिखा गया 8 का 1/2, पूरा सॉल्व करके निकला गया 1600√2 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। और अगर आप एरिया निकालोगे तो लिखोगे L इंटू बी, 1 इंटू 1, क्या लिखा गया? 1। क्यों? क्यूब है, साइड साइड्स के सेम है। तो अगर निकाला गया फ्लक्स 2 तो लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस, जी, फिर लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस और एंगल लिखा गया 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सर सॉल्व किया गया, लिखा गया 1600√2 इंटू 1 इंटू 1, पूरा सॉल्व किया गया, लिखा गया 1600√2 सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लो भाई, हमने फेज 2 का फ्लक्स निकाला, इतना आ रहा है। कैसा आ रहा है भाई? पॉजिटिव। तो ऑफ कोर्स फेज नंबर 2 कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। चलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे phi2, सर लिखा गया 1600√2, वो भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, मैंने यहां नोट कर दिया। अब आइए हम बात करेंगे किसकी? फेस 1 की। सर आइए सर, फॉर फेस 1, जी हाँ जी। अब लिखा गया फॉर फेस 1, सर फेस 1 ये है बेटा, ध्यान देखिएगा, दिस वन, यहां की बात कर रहे हैं सर। सर इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर जा रही है, साफ साफ दिख रहा है। थीटा कितना हो गया बोलो? 180 सर। अब अगर मैं इसके निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखूंगा 800 इंटू 1⁵2। क्यों? क्योंकि इस फेस से ओरिजिन तक की डिस्टेंस कितनी बोलो? 1 है। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू निकल गई 800 न्यूटन पर कूलम। अब आइए अगर निकालते हैं हम phi1 तो लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस, जी सर, आगे लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस और आगे लिखा गया cos 180। यस सर, y 180 क्योंकि अपोजिट है। सर लिखा गया 800 इंटू 1 इंटू -1, पूरा सॉल्व किया गया, निकला -800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये ले बेटा, मतलब फेज 2 नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर मैं नेट फ्लक्स ऑफ क्यूब निकालूं तो मैं लिखूंगा phi2 प्लस phi1। phi2 1600√2 और ये लिखा गया 800। जी सर, आइए नेगेटिव था बेटा, हमने यहां से 800 कॉमन निकाल लिया, लिखा गया 2√2 -1। ये देखो बेटा, √2 होता 1.4, 2.8 -1, सर लिखा गया 800 इंटू 1.8, पूरा सॉल्व किया गया 1440, सॉल्व किया गया पूरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये ले भाई, हमने इस पूरे क्यूब का फ्लक्स आपको निकाल के दिखा दिया। अब एक छोटी सी बात और रह गई। क्या रह गई बेटा? सर इस क्यूब पे कुल कितना चार्ज होगा? ये तो आसान है सर। कैसे? अरे सिंपल है भैया। कैसे? देखो, हमें पढ़ा गया था phi इक्वल्स टू क्यू बाई कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट। अगर नेट चार्ज निकालना है तो नेट फ्लक्स में एप्सिलॉन नॉट से क्या करो आप? मल्टीप्लाई कर डालो। यस सर, आप लिखेंगे 14400 एप्सिलॉन नॉट और आगे लिखा गया कूलम। यस सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसका फ्लक्स पॉजिटिव था, इसका फ्लक्स नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसका फ्लक्स इससे ज्यादा था, इसलिए डोमिनेंट चार्ज आया। कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। ओवरऑल ये क्यूब पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें ये वाला फेस पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला फेस नेगेटिव चार्ज, बाकी सारे सरफेसेस पे नेट चार्ज कितना बोलो? 0 है। राइट? तो आज मैंने आपका फ्लक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सीबीएसई बेस्ड न्यूमेरिकल, गॉस थ्योरम क्या होता है, पूरा समरी दिया मैंने। phi इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, नॉर्मल एरिया वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे क्यू लिखा गया नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। आज यहीं तक है। इसके दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं खत्म करूंगा। साथ साथ पढ़ते रहिएगा, आपका बेहतर तरीके से रिवीजन होता रहेगा। धन्यवाद।